अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक न्यूज़ रूम। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। सबसे पहले आज बात करेंगे न्यूज़ रूम में दवाओं की कीमतों में इजाफे की असल कहानी। पब्लिक न्यूज़ की ज़बानी आपको बताएं कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान अद्विया की कीमतों में ये दूसरी बार इजाफा किया गया और दवाओं की किल्लत के नाम पर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी कीमतों में इजाफा किया गया था। पहले नोटिफिकेशन में 6% और दूसरे नोटिफिकेशन में 9 से 15% अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। क्या कीमतों में इजाफे के लिए पहले मसनूई किल्लत पैदा की गई, अब स्टॉक में मौजूद दवाएं भी नई कीमत में फरोख्त होंगी? इसी पर बात करेंगे। कराची से हमारे ब्यूरो इंचार्ज काशिफ मुनीर हमारे साथ होंगे। लेकिन आपको बताएं कि ये दूसरी बार अद्वियात में महंगाई हम देख रहे हैं कि उसकी कीमतों में इजाफा किया गया है और पहले 6% इजाफा किया गया, अब ये बताया जा रहा है कि 9 से 15% तक इजाफा किया जाएगा और फौरी तौर पर इजाफा हो रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिलाल खान, दिसंबर में भी पैसे बढ़ाए गए थे, अब फिर 9 से 15% तक इजाफा हो रहा है, वजह क्या बताई गई इसकी? जी बिल्कुल, देखिए मुबैना तौर पर मसनूई किल्लत जो है अद्वियात की वो बनाई गई थी, जिसके बाद जो है एक पहले भी जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें 6% अद्वियात जो थी उनकी कीमतों को बढ़ाया गया था। लेकिन आज एक और नोटिफिकेशन आया है, उसमें ये बताया गया है कि 9 से 15% तक जो कीमत है वो बढ़ाई गई है। तो इस हवाले से जो है नोटिफिकेशन के बाद जो है शहरियों में भी जो है शदीद गम गुस्सा भी पाया जाता है कि जो है कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा, बल्कि तमाम अद्वियात जो कि जान बचाने के लिए काम आती हैं उनको जो है वो महंगा कर दिया गया है। दिसंबर में भी जो है 6% महंगा किया गया था, अब जो है 9% से 15% तक जो अद्वियात महंगी कर दी गई हैं। दूसरी जानिब हमारी मेडिकल स्टोर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, उन दुकानदार से भी बात हुई। उनका ये कहना है कि जो है इससे पहले ये नोटिफिकेशन आने से पहले ही जो है 40% तक जो है वो अद्वियात कंपनियों की जानिब से महंगी की गई थी और अब एक बार फिर जो है वो 9 से 15% तक तमाम अद्वियात को महंगा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में एक बात और भी सामने आई है कि जो पुराना स्टॉक है उसको जो है उसको उसी जो है कीमत में बेचा जाएगा जो पहले थी, और जब नया आएगा तो नए स्टॉक को जो है नई कीमतों के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा। अगर कोई दुकानदार पुरानी कीमत की जो अद्वियात हैं उनको नई कीमतों में फरोख्त करेगा तो उस हवाले से भी जो है कोई कार्रवाई मेडिकल स्टोर के हवाले से की जाएगी। लेकिन जो है यहाँ पर हमारी शहरियों से भी बात हुई। शहरियों का ये कहना है कि जो है हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ फराहम किया जाए, अद्वियात जैसी चीज़ें जो है उन्हें सस्ता किया जाए, बल्कि जो है उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और जो है महंगी जो है अद्वियात 9 से 15% कर दी गई हैं। इससे कबल जो है वो 6% जो है महंगी की गई थी अद्वियात, उसके बाद जो है अब जो है तकरीबन 15% तक जो है अद्वियात महंगी कर दी गई हैं। जो पहले 6% महंगी हुई थी अद्वियात, उनको अब 9% तक जो है वो महंगा किया गया है, जिसके बाद जो है अब 15% तक जो है कराची और उसके अलावा पाकिस्तान में अद्वियात महंगी फरोख्त की जाएंगी। तो ये तमाम बिलाल खान हमारे साथ मौजूद कराची की सूरत हाल से तो हमें आगाह कर रहे थे। सिद्रा गयास हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, साथ फौजिया चौधरी हमें इस्लामाबाद से अपडेट करेंगी। पहले जरा लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। सिद्रा गयास, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? यहाँ पर भी यकीनन अद्वियात महंगी हो गई है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है और मेडिकल स्टोर मालिकान क्या कह रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर में तो काफ़ी दिनों से जो है गुज़िश्ता हफ्ते की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता हफ्ते भी जो है वो अद्वियात के होने की वजह से मरीज़ों और उनके लवाहिकीन को ख़ासी मुश्किलात का सामना था। इसके अलावा ज़िंदगी बचाने के लिए जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो मार्केट में पहले ही नापैद थी और अब मज़ीद कीमतों के इजाफे की वजह से मरीज़ों की मुश्किलात में इजाफा ही होता चला जा रहा है। और आज जो है वो इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि 9 से 15% जो है वो मज़ीद इजाफा किया गया है दवाइयों की कीमतों में, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ख़ास से परेशान है। उनका ये कहना है कि पहले ही उनकी जो अशियाए ज़रूरियात थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी थी, उनकी ज़िंदगी गुजारना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब जो बीमारी में भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, बहुत बुरी तरह जो है वो उनके हालात जो है वो मुतासिर हुए हैं और दवाइयाँ महंगी करने की वजह से अब वो अपना इलाज भी प्रॉपर तरीके से नहीं करवा सकेंगे। जब मरीजों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स पे अस्पतालों में भी अद्वियात जो है वो पूरी नहीं दे पा रही है, उनके फंड ही रिलीज़ नहीं हुए हैं अभी तक, जिसकी वजह से जो शॉर्टेज है दवाइयों की वो अस्पतालों में भी मौजूद है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और जो गरीब दूर दराज
इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं। उनका ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा पहले ही खर्च करके यहाँ पर लाहौर में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। यहाँ आकर ना तो उनको ठीक तरह से देखा जाता है अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से, और दूसरा उनका ये कहना है कि हम लोगों को बजट ही अभी तक रिलीज़ नहीं किया जा सका है ताकि हम लोग जो है वो जितनी अद्वियात आनी है उनको ख़रीद कर उनका रिलीफ दे सकें। और उनका ये भी कहना है कि महकमा सेहत भी इसकी जानिब से कुछ भी नहीं कर रहा है, और अभी तक सिर्फ 25% जो नया बजट इशू हुआ था उसमें सिर्फ 25% अभी तक इनको फंड मिल सके हैं, बाकी जो है फंड अभी तक नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से यानी 25% फंड मिले हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो मजीद स्टॉक है वो खत्म होता जा रहा है। उसके बाद जब इजाफा हो जाता है तो यकीनी तौर पर पुराने स्टॉक को नई कीमतों पर बेचने की कोशिश की जाती है। फौजिया चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, उनसे भी बात करते हैं। फौजिया चौधरी, तो बताइएगा ओवरऑल रिएक्शन क्या है और अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? अद्वियात वहाँ पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? और फिर कीमतों का तयन, अब क्या नई कीमतों पर अद्वियात दी जा रही है वहाँ? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें अद्वियात की कीमतों के हवाले से तो ये जो इजाफा देखने में आया, वफाक बात करें इस्लामाबाद के जो सरकारी अस्पताल थे इनमें मरीजों को पहले ही अद्वियात आसानी से नहीं मिल रही थी, और अब जब 15% तक इजाफा हो चुका है तो ये और मुश्किल हो चुका है गरीब आवाम के लिए। जो गरीब मरीज़ वहाँ पर जाते हैं उनके लिए और मुश्किल हो चुका है कि वो अद्वियात उनको आसानी से मिल सकें। हम अगर बात करें कि इस हवाले से ड्रैब जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके जो तर्जमान की जानिब से ये जो कीमतों में इजाफा हुआ उसका मौक़िफ़ ये सामने आया है, क्योंकि रुपए की कीमत गिरी और डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ तो इस वजह से वो मजबूर हो गए। एक किस्म की उन्होंने अपनी बेबसी भी जाहिर की है कि इस मुश्किल फैसले को हमने रोके रखा, हम अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं करना चाहते थे, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उनके आगे वो बेबस हो गए। फार्मास्यूटिकल कंपनी की अगर बात की जाए, हमने देखा माजी में भी जब नून लीग के दौरे हुकूमत में भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बहुत कोशिश की थी कि अद्वियात की कीमतों को बढ़ाया जाए, लेकिन इस हवाले से नून लीग को थोड़ा क्रेडिट जरूर जाएगा कि उन्होंने अद्वियात की कीमतों को रोके रखा था। एक दफा इजाफा किया लेकिन फिर वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। अब ये जो 15% तक इजाफा हुआ है तो इससे अरबों रुपए जो हैं वो आवाम की जेबों से जाएंगे, और इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से ड्रैब के ऊपर ये भी प्रेशर था कि क्योंकि उनके खराजात बहुत ज्यादा हैं, बिजली, पानी, यूटिलिटी बिल्स और दूसरे जो तनख्वाहें वो दे रहे हैं, और खाम माल की कीमत में 2 गुना इजाफा हुआ। खाम माल बढ़ा तो इस वजह से फार्मास्यूटिकल का ये प्रेशर था ड्रैब के ऊपर कि वो अद्वियात की कीमतों में इजाफा करें। फिर जो ड्रैब के पॉलिसी बोर्ड था उन्होंने उनके पास जब आई प्राइस के हवाले से था कि इससे पहले भी 40% तक इजाफा हुआ और तब भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमने चूंकि कई सालों से इनकी कीमतों में इजाफा नहीं किया इसलिए हम ये इजाफा अब करने जा रहे हैं। तो जब एक दफ़ा इतना बड़ा इजाफा कर चुके हैं तो अब दोबारा ये इजाफे की क्या वजह है? वो भी उस वक्त भी ये उज़र पेश किया गया था कि जनाब डॉलर की कीमत बढ़ गई है, मुल्क में महंगाई हो गई है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं कि माजी में भी इन्होंने यही वजाहत पेश की थी, लेकिन अगर अब हम बात करें तो खाम माल की कीमत में जो है 2 गुना इजाफा हुआ। उसके साथ साथ चीन से बहुत ज़्यादा जो दरामद की जाती थी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहाँ से हेल्प लेती थी। अब चीन में जो माहौलियाती आलूदगी की वजह से है, सनतें जो हैं वो आदि बंद हो चुकी हैं। अब ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स थी वो मुल्क में तैयार हो रही थी, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी की भी ये मजबूरी थी कि वो अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए ड्रैब से रिक्वेस्ट करती। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सडन जो इजाफा हुआ है 15% तक, वो आवाम के लिए एक इजाफी बोझ होगा। शफीक अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, वाइस चेयरमैन है, उनसे बात करते हैं। शफीक अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। असल वजह क्या है? और बात हम यही कर रहे हैं कि जब 40% तक फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से ये रिक्वेस्ट दी गई थी तब इजाफा कर दिया गया, तो अब दोबारा इजाफे की क्या वजह पेश की जा रही है? ये एक्चुअली पहले कोई इजाफा नहीं किया गया था। ये अपना जब से ये डिवैल्यूएशन हुई है तो हमें कम से कम 25 से 30% की हिट लगी है। रॉ मटेरियल ऑल ओवर द वर्ल्ड महंगे हो गए हैं, और जो हमारा बेस है 93% रॉ मटेरियल सब इंपोर्ट होते हैं, तो जाहिर है उसमें तो हमको ज्यादा कीमत अदा करनी। फिर पैकेजिंग मटेरियल भी इंपोर्ट होता है, वो भी हमें ज्यादा कीमत अदा करनी। तो हमें इस वक्त इसके बगैर जो जितनी दवाइयाँ थी वो आस्ते आस्ते बंद हो रही थी। तो एक गवर्नमेंट ने ये चीज समझी कि दवाई ना मिलने से तो मिलना बेहतर है ना, कि जो लाइफ सेविंग दवाइयाँ अगर मार्केट से गायब हो जाती तो वो ज्यादा नुकसान था बनिस्बत इसके कि आपको थोड़ी सी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल तो सस्टेन नहीं कर सकती ना। जो इंपोर्ट बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको तो बढ़ानी थी, और ये तो बड़ा 8 से कोई 15% इन बिटवीन है, उसको ज्यादा इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन उससे
इंडस्ट्री अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी दोबारा। लेकिन ऑलरेडी जो सारे मामलात हैं, इंडस्ट्री भी यकीनन खड़ी हो जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं, इफेक्टीज हैं, वो आवाम हो रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे अस्पतालों में, जिस तरीके से हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे हैं, अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही, शॉर्टेज है मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से तो फिर और ज्यादा बर्डन आवाम के ऊपर ही आ जाता है। शफीक अब्बासी साहब, शॉर्टेज नहीं रहेगी ना, सबसे बड़ी चीज है शॉर्टेज नहीं रहेगी। अब कंपनियां कंफर्टेबली बना सकती है, उनको वारा खा जाएगा। तो ये एक्चुअली दिस इज द मेन थिंग। अदरवाइज देखिए ना, अगर आप नहीं कीमत बढ़ाते तो दवाइयां बंद हो जानी थी। उससे ये तो बेहतर है ना कि दवाई मिले, 5-10% ज्यादा एक्स्ट्रा भी मिल जाए, लेकिन मिलेगी तो सही ना। तो शफीक अब्बासी साहब, जो बात ये हो रही थी कि बहुत सारी जो अद्वियात हैं वो चाइना से मंगवाई जा रही थी मुल्क के अंदर, वो भी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आया, तो क्या वो सारी अद्वियात भी अब पाकिस्तान के अंदर बनाई जाएंगी? रॉ मटेरियल चाइना से महंगा हो गया था, इसलिए कि वहाँ पे कुछ चीजें जो है ना माहौलियाती आलूदगी की फैक्ट्रियां बंद हुई। अब वो इंडिया दे रहा है, इंडिया से भी तो अब हमारा शेयर बढ़ गया ना रॉ मटेरियल की इम्पोर्ट का, तो इसकी वजह से वो, लेकिन चूंकि रुपी डिवैल्यू हुआ तो हमारी डायरेक्ट कीमत बढ़ गई। कीमत जो है ना सिर्फ इसकी बढ़ी, पैकेजिंग मटेरियल भी जो है ना वो भी बढ़ गया। ठीक है, इसकी वजह से ये जो बहुत शुक्रिया शफीक अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो भी यही कह रहे थे कि अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मुल्क में होना शुरू हो जाएगी। हम इस वक्त बराह रास्त चलेंगे मेयर कराची, इस वक्त बराह रास्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनक्रोचर्स ने कायम किया, ये अब आप खुद फैसला करें। इनको तो बसाया गया था, फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे जगह दी गई थी। यहां जो रेगुलराइज की गई जगहें, कच्ची आबादियां, गोठाबाद, वो सारे इनक्रोचर्स थे, और बाद में इन्हें रेगुलराइज करके वहां रहने वालों को मालकाना हकूक दे दिए गए। ये ऑर्डर 1985 में उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने किया, और फिर 2016 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने जारी किए, जिसके नतीजे में कराची में 1500 एकड़ सरकारी और बल्दिया की अराजी पर फैली हुई 575 कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया जा चुका है। आज तक ये आबादियां रेगुलराइज हो रही हैं, गोठाबाद की शक्ल में या कच्ची आबादियों की शक्ल में। बिल्कुल इसी तरह गोठाबाद स्कीम के तहत हुकूमत सिंध ने इन मकीनों को मालकाना हकूक दिए, जिन्होंने सरकारी जमीन पर बगैर किसी इजाजत के गोठ आबाद किए थे। 99 तक ऐसे 26,632 गोठ विलेजेस सरकारी जमीन पर रेगुलराइज किए गए। यह फर्क बता रहा हूं कि सिंध गवर्नमेंट तो रेगुलराइज कर रही है अपने जिन लोगों ने इंक्रोच किए जगह, लैंड इंक्रोच किए, और ये वो लोग जिनको दिया गया था, अलॉट किया गया था, बसाया गया था इस जमीन पर, उनके साथ इस किस्म का सलूक हो रहा है। अब जबकि अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्क्स, रिफाई प्लॉट्स, नालों, फुटपाथों और वगैरह पर काबजीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, तो 23 अक्टूबर 2018 को पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों को इनके क्वार्टर्स मुनहदम करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ताहम डिमोलिशन पार्टी से बातचीत के बाद और इन्हें यह यकीन दिलाने के बाद कि ये लोग इंक्रोचर्स नहीं बल्कि इन्हें ये क्वार्टर्स वफाकी हुकूमत ने अलॉट किए थे, जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इन क्वार्टर्स के मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन को 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया, जबकि सरकारी ऑर्डर में 2 माह की मोहलत दी गई। चुनाचे ये केस 24 दिसंबर 2018 तक के लिए मौखर किया गया। ताहम इन ज़ईफ सरकारी मुलाजमीन, इनके बच्चों और बेवाओं के सरों पर तलवार लटक रही है, लिहाजा इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए इकदाम इंतहाई जरूरी हैं। एज ए मेयर कराची, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हम अपना फर्ज समझते हैं कि इस इशू पे उस हद तक जाएं जब तक कोई फैसला इनके फेवर में नहीं आता। मैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान से खत के जरिए दरख्वास्त की है, मेरा हक भी बनता है क्योंकि मैटर परटेन करता की है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक और जमहूरियत, आज़ादी इजहार, समाजी इंसाफ, अखुवत और बर्दाश्त के इस्लामी असूलों की रूह से इन क्वार्टर्स के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन, इनकी बेवाएं, बच्चे मुल्तमस हैं
कि हमारे केस में आईन पाकिस्तान की मज़कूरा शिक के खिलाफ वर्जी हो रही है, लिहाजा हमारे साथ भी इसी तरह का इंसाफ और मसावी सलूक किया जाए जैसा 15,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई 575 कच्ची आबादियां 26,632 गोठों के काबजीन के साथ किया गया। लिहाजा हमारी तरफ से ये तजवीज़ है कि गवर्नर सिंध की सरबराही में हुकूमत एक कमेटी कायम करे, बिकॉज वफाक का मामला है, इसलिए हम चाहते हैं गवर्नर सिंध इसको टेकअप करें, जिसमें तमाम, ये मैंने अपने खत में लिखा है, जिसके तमाम सियासी जमातों के कराची में मुस्तकिल रहाइश पजीर ऐसे अरकान को शामिल किया जाए जो रुकन सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली या सेनेटर ना हो, और इस कमेटी की जिम्मेदारी हो कि वो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और दीगर मुतासिर के केस सुनने और इन परेशान सरकारी मुलाजमीन और इनकी बेवाओं और बच्चों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए मज़कूरा बाला हकाइक और तजावीज़ की रोशनी में एक ही बार इस मामले में हतमी फैसला कर दिया जाए ताकि आबादियों के मकीन इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजार सकें। हम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दरख्वास्त दायर करने के लिए कानूनी अमूर का जायजा ले रहे हैं। जब भी ये अब 24 तारीख को टेकअप होने जा रही थी पटिशन, जो कि मेरे ख्याल में आगे बढ़ी है डेट, जब भी सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी नेक्स्ट डेट पे, केएमसी भी अपना वकील भेज के, जो लेटर मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजा है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम इंटरवीनर बनेंगे। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी भी कराची के शहरियों को दरपेश इस सूरत हाल के पेश नज़र वसीतर अवामी मुफाद में हमारे साथ खड़ी है और हमने ये अज़्म किया है कि क़याम पाकिस्तान के बाद से आबाद इन सरकारी क्वार्टर्स के मकीनों को उनका हक दिलाने के लिए हर सतह पर आवाज उठाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा इंसानी मसला था जिसके लिए हम जरूरी समझते थे कि मीडिया को कॉन्फिडेंस में लेके इस आवाज को हम इस्लामाबाद तक पहुंचाएं, क्योंकि इंसानी मसला है, लोग कर्ब में बैठे हैं, ये मसला वंस फॉर ऑल खत्म हो। और सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर हिदायत दे चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये केस भेजा जाए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाहे वो कैबिनेट इन्वॉल्व करें, इसमें डिसीजन लें ताकि इस कर्ब को खत्म किया जा सके। शुक्रिया बहुत बहुत। सर आपने अभी कहा बताया है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी ये बात सामने लाई गई थी और उन्होंने अहकामात भी जारी किए, क्या वजह आप उसकी जो इतना इग्नोर जब से करते चले आ रहे हैं? देखिए, मैंने इसी दौरान अपनी बात की थी। आज अगर मैं K4 ले लूं और मैं S3 ले लूं और मैं सर्कुलर रेलवे ले लूं, कराची के जो बड़े इश्यूज हैं जो फेडरली फंडेड हैं वो आज भी सुस्त रवि का शिकार हैं। कराची से की ओनरशिप कोई लेने को तैयार नहीं है। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है जिसकी हुकूमत है आज थर्ड ईयर में। हम अपना फर्ज समझते हैं कि इस किस्म के इश्यूज जो कराची हाइट जिससे परटेन करते हैं हम टेकअप करें और हम इस पे आवाज बुलंद करें, जो कि हम कर रहे हैं। चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा हम कोर्ट में जाएंगे, मगर कोर्ट की हिदायत पर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि इस इशू को एडमिनिस्ट्रेटिवली रिजॉल्व किया जाए। आप ये बताइएगा, पाकिस्तान खड़े होते हैं और फिर भी मसले हल नहीं होते हैं कराची के, और मौजूदा हुकूमत के साथ भी हैं आप, तो अब आवाम किस तरफ देखे? आवाम को दायरे कराची से वोट आप लेकर आते हैं और बार बार यकीन दिलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस हुकूमत का साथ छोड़ें और आवाम के साथ आए। देखिए, हमने जब पीटीआई से एग्रीमेंट किया था तो सियासी कंडीशंस नहीं लगी थी, हमने कराची के इश्यूज पे कंडीशंस लगाई थी कि कराची के इश्यूज रिजॉल्व हों, चाहे वो सीवरेज का हो, पानी का हो, बिजली का हो, गैस का हो। कराची के लोग बिलक रहे हैं आज इन सारी फैसिलिटीज के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। पूरा कराची का अवाम, चाहे वो कोई जबान बोलता हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, मुश्किल में मुब्तला है। ये कराची पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे मुल्क को पालता है। ये कराची के साथ दुश्मनी है ये मेरी नजर में। कराची के इश्यूज को कोई भी सीरियस नहीं लेता।
कराची के इश्यूज को जो हुकूमत वक्त है उसको सीरियस लेना होगा। आज बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां 3-3 महीने पानी नहीं आता। ये कराची के साथ खुली दुश्मनी है। और जब जिस इशू पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस इशू को लूं अगर मैं, तो ये इंसानी मसला है। ये कोई 40 साल से, मोर देन 40 ईयर्स ये यहां मुकीम है और उस कर्ब में मुब्तला हैं कि कल क्या होगा इन्हें नहीं पता। तो मैं समझता हूं हम इनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम इस इशू को रिजॉल्व करके। मेयर कराची इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, जहां उनका ये कहना है कि आबादियां रेगुलराइज हो रही हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी क्वार्टर्स के जो मकीन हैं उनकी आवाज़ हर सतह पर उठाएंगे और क़याम पाकिस्तान से पहले से यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये एक इंसानी मसला है। हम आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं ज़ेर ज़मीन पानी की कीमत वसूल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर 1 रुपया फी लीटर कीमत आयद की जाए। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, शुगर मिल्स, पेट्रोलियम और दीगर सनतों से भी रकम वसूल की जाएगी। रकम दयामिर भाषा और मेहमन डैम की तामीर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमजद भट्टी बताइएगा, 1 रुपए का तयन किया गया है फी लीटर। अमजद भट्टी से मजीद बात करेंगे। तो आपको बताएं कि तफसीली फैसला जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जहां पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि जो तमाम कंपनीज हैं जो कि ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल कर रही हैं उनकी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है और ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर 1 रुपया फी लीटर तक कीमत अदा करनी होगी। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, शुगर मिल्स, पेट्रोलियम और दीगर सनतें भी इसमें शामिल होंगी जो कि ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करेंगी, उसकी कीमत अदा करेंगी। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद भट्टी बताइएगा, तफसीली फैसला जारी किया गया है, क्या मजीद तफसील कही गई उसमें? बिल्कुल, ये जो ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल का मामला था, इसमें अब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तफसीली फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया कि तफसीली फैसला चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तहरीर किया है। इस तफसीली फैसले में ये करार दिया गया है कि ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल जो कि मिनरल वाटर कंपनियां हैं ज़ेर ज़मीन पानी का जो इस्तेमाल करती हैं उस पर 1 रुपया फी लीटर कीमत आयद करने का फैसला किया गया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो 1 रुपया फी लीटर रकम जो वसूल की जाएगी, इसको दयामीर भाषा और रहमा डैम की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पानी की कीमत का बोझ जो है वो सार्फिन पर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस वाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि टेक्सटाइल, गारमेंट्स, शुगर मिल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज और दीगर इंडस्ट्रीज से भी ज़ेर ज़मीन पानी की कीमत वसूल की जाएगी, जबकि मिनरल वाटर और मशरूबात की कंपनियों को कारपोरेट जिम्मेदारी के तहत शजरकारी की सरगर्मियों को भी फरोग देने का हुक्म दिया गया है। जबकि कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एक खसूसी बेंच भी तश्कील दिया जाएगा। इस बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो शामिल होंगे। और जबकि एक खसूसी बेंच 31 जनवरी को अदालती फैसले पर अमल दरामद के मामले पर समाअत करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद भट्टी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे इन पब्लिक न्यूज रूम। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन द शो। कुछ बात करेंगे अब सिंध की सूरत हाल की, जिस पर गुफ्तगू करते हुए सईद गनी साहब ये कहते हैं कि जैसे ECL में नाम डाले गए, हम बदकलामी करने वालों का सिंध में दाखिला बंद कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी वुज़रा जो बयानात दे रहे हैं उसमें सिंध के अवाम में इंतशार पैदा हो रहा है। और सईद गनी ने यह भी कहा कि GIT ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, उनका मकसद सूबाई हुकूमत को गिराना था। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं। क्या जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि अपोजिशन को पिछले 3-4 दिनों में कोई मौका नहीं मिला था, लेकिन आज चूँकि शायद उन्हें खदशा था कि कहीं से कोई आवाज़ आ जाएगी। अलीमा खान साहिबा चूँकि आज के दिन की जो है वो दुखती रह गए, कोई उस पर हाथ ना रख दे, कोई पैर ना रख दे, इसलिए उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया था। जो लोग भुट्टो ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान की जो माली हैसियत है उस पर सवालात उठाते हैं, तो बहुत आसान है, आज से 50 साल 100 साल पहले उनके ख़ानदान को देख लें। और जो अब नो दौलती हैं, जो अब हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके भी 50 साल या 100 साल पहले जो ख़ानदान था या उनके जो आबा अजदाद थे, उनके पास जो जायदादें थी या जो दौलत थी, उसको देख लें। कल जी काबीना ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का जो नाम ECL से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो उन्होंने नहीं किया और वो नाम अभी तक मौजूद है।
इससे इस हुकूमत की बददियानती वाज़ेह होती है और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई शक व शुबा में नहीं रह जाता कि JIT ने जितना काम किया है उसमें हुकूमती मदाखलत बहुत ज़्यादा थी। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनसे बात करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आज सईद गनी साहब ने जो बात कही आपने भी यकीनन मुलाहिजा की होगी, कहते हैं कि वफाकी वज़रा के बयानात पर सिंध में इंतशार पैदा हो रहा है और हम उनका दाखिला भी बंद कर सकते हैं। आप क्या कमेंट करेंगे उनके इस कमेंट पर? जी देखिए, जो भी वो इस किस्म का एक्शन लेंगे, अगर वो ले सकते हैं तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे और वहां से रूलिंग लाएंगे। ये मुल्क एक है, इसमें इस मुल्क के अंदर कोई शख्स दूसरे शख्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने से नहीं रोक सकता। हाँ, अगर वो समझते हैं नक्शे अमन कोई कॉज कर रहा है तो वो साबित करें कि नक्शे अमन हो रहा है, तो आप फिर उसको किसी एक इलाके में उसकी वजह से बंद कर सकते हैं। असल में इतने घबरा गए हैं कि इनको ये एहसास नहीं रहा कि अलीमा खान का कोई PTI से ताल्लुक नहीं है। वो इमरान खान की बहन जरूर होंगी, लेकिन इमरान खान की और बहनें भी, इमरान खान के और रिश्तेदार भी हैं। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा ये कि अलीमा खान कभी हुकूमत का हिस्सा नहीं रही है और उनकी पब्लिक सेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब तो उसमें पैसे की चोरी का सवाल नहीं होता, टैक्स की चोरी का सवाल होता है। जो बुनियादी फर्क है, जो JIT जो चार्जेस हम लगाते हैं, वो ये है कि इन लोगों ने मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क का टैक्स पेयर का पैसा चोरी किया, कमीशन ली, ये हुकूमत में थे, इन्होंने इससे फायदा उठाया। अलीमा खान पे जो भी चार्ज लगाएंगे तो उससे इससे ज्यादा चार्ज नहीं लग सकता कि अलीमा खान ने अपनी कुल आमदनी डिक्लेयर नहीं की। उसके लिहाज से वो जिधर चाहें मुकदमा करें, जिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहें खटखटाएं। अलीमा खान ने अगर कोई गलत काम किया है तो वो उसके बारे में खुद जवाबदेह होंगी। हम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कह सकते हैं कि कोई शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता है और गलत काम करेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस शख्स का दिफा नहीं करेगी। लेकिन पहले कुछ चार्ज प्रूफ होना चाहिए। जब तक वो चार्ज प्रूफ नहीं होता, हम अपने हर साथी के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो हम उसको ऑनर करेंगे। अब आया एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की बात। देखिए, हमने क्या कहा, हमने कहा हमें जुडिशरी का फैसला कबूल है, फैसला आ जाए। अब आप सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट के ऊपर जो है फैसला का एक्शन नहीं ले सकते। हमने जब JIT में रिटर्न देखा था कि JIT की रिकमेंडेशन है, उसके ऊपर हमने लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाले। आज एज ए पार्टी हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि सिंध के अंदर बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इसके जरदारी साहब ने माजी में अपने किरदार से साबित किया है कि जैसे ही वो सदर बने थे, उन्होंने स्विस बैंक अकाउंट का केस के जितने शवाहिद थे उन सबको वाजिद शमसुल हसन को भेज के वहां से डिस्ट्रॉय किया। हमें खौफ यही है कि ये हुकूमत इख्तिदार में रही, ये मुराद अली शाह साहब इख्तिदार में रहे, ये फरियाल तालपुर इख्तिदार में रही, ये मुकेश चावला इख्तिदार में रहे, ये कायम अली शाह साहब अपनी कुर्सी में बैठे रहे, जो बाकी वज़रा जिनके नाम आए हैं वो बैठे रहे। ये सिंध में तमाम एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर नैब को और दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। अभी भी जो बातें हो रही हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो बात यही कर रहे हैं कि JIT ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और सारा मकसद ही यही था कि सूबाई हुकूमत को गिराया जा सके, उसे सबूताज किया जा सके। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि सूबाई हुकूमत को कोई गिरा सकता है। बात सारी ये कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हैं उसको, मैं बार बार ये जुमला कहता हूँ कि कभी भी वखास की हुकूमत को बिल्ले को दूध की रखवाली के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बिल्ले की खसलतें पता है कि वो दूध पीता है और आप उसको दूध पे बिठा देंगे तो दूध तो वो पिएगा। जब हमें इस बात का यकीन है कि ये बिल्ला जो है एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय करेगा और पैसे भी खाएगा, पैसे भी पिएगा, तो इस बिल्ले को हटाना जरूरी है। अब उसको कैसे हटाया जाए वो आईन में
मुख्तलिफ लेकिन नकवी साहब, ये जो बात हो रही है कि सिंध में क्योस हो रहा है, अगर वफाक और सिंध के वज़रा ही आपस में इस तरीके के बयानात देंगे और यहाँ पर दोनों जगह पर क्योस पाया जाएगा तो मुल्क की सूरत हाल नहीं खराब होगी? जो वफाकी वज़रा वो तो पूरे मुल्क के लिए। मेरे ख्याल से जिस हद तक इस मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक के करीब कर ले आए, बहुत सारी चीजों में अफ्रीका के मुल्कों में हम अभी जो बात हो रही है करप्शन के लिहाज से, पॉवर्टी इंडेक्स के लिहाज से, इतने मसाइल में हम इतने पीछे चले जाते हैं, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे हुक्मरान जो थे वो चोरी करते थे, उन्होंने मुल्क की खिदमत पर यकीन नहीं रखा, अपनी जेबों को भरने पर रखा। तो जब तक आप किसी चीज की बुनियादें दुरुस्त नहीं करेंगे तरक्की मुमकिन नहीं होगी। हम बुनियादें भी दुरुस्त कर रहे हैं और तरक्की भी कर रहे हैं, तो बुनियादें भी दुरुस्त की जा रही हैं और तरक्की भी यकीनन मुमकिन होगी। बहुत शुक्रिया, फिरदौस नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे सिंध असेंबली के इजलास की, जहां पर शदीद गर्मा गर्मी देखने में आई और पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए ने वॉकआउट किया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मुनीर साकी की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। प्लॉट लेके करप्शन करके उस पर बैठे हुए हैं, वो आज बैठ के हमारे पे बात करें। जेआईटी की ऑनरेबल स्पीकर साहिबा, ये सियासी माजूर हैं। स्पीकर रेहाना लगारी की जेरे सदारत सिंध असेंबली का इजलास गर्मा गर्मी की नजर हो गया। तल्ख जुमलों का तबादला और अपोजिशन का वॉकआउट। ऑनरेबल स्पीकर साहिबा, ये सियासी माजूर हैं। वक्फे सवालात के दौरान सूबाई वजीर तैमूर तालपुर, अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रमशेर जमान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। जो सवाल इनसे किया जाए, ये बातें कर रहे हैं सेंटर्स के नाम, सवाल नॉर्थ है और जवाब साउथ का दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका? सीएम हाउस में ठेकेदारी करके अपने फादर इन लॉ से बहुत सारा वहाँ पे केटरिंग करके और गलत खाना खिला के लोगों को बहुत उन्होंने पैसा कमाया, शायद उनसे आज हजम नहीं हो रहा। फिरदौस शमीम नकवी भी तैमूर तालपुर के जवाब पर बरहम नजर आए। हम भी किसी के अभाव इजाजत पे जाने लगेंगे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया जी, कोई अपने। हलीम आदिल शेख भी लुकमाबाजी से बाज न रह सके। आईटी का दौर नहीं है, जेआईटी का दौर है। नहीं। डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी इस दौरान बेबसी की तस्वीर बनी रही। आज आप लोग क्या खा कर आए? सूबाई वजीर के रवैये पर एहतजाजन अपोजिशन ने वॉकआउट किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी, एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील ने डिप्टी स्पीकर और हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। वो वजीर जब उसके पास जवाबात नहीं हुए, हमारे खुर्रमशेर जमान साहब का सवाल था, तो वो जातियात पे उतर आए। अगर हम जातियात पे बात करेंगे तो हमें भी उनके इलाके के स्कैंडल्स पता हैं। इनके मिनिस्टर्स एक तो आते नहीं हैं और जो लोग आते हैं वो तैयारी करके नहीं आते हैं, उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद डिप्टी स्पीकर ने असेंबली इजलास की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी। यहाँ पर आपको अपडेट करें, लाहौर गुलशन इकबाल के इलाके में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान रेडी बांध दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। रेडी बांध गम बर्दाश्त नहीं कर सका, रेडी बानों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इसी पर आपको बताएं कि गुलशन इकबाल का इलाका है लाहौर में, जहाँ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था और रेडी बांध को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया और रेडी बांध गम बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो मौके पर जाँ बहक हो गया। इसी पर बात करेंगे, मिर्जा रमजान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा रमजान बेग, तफसील बताइए। जी बिल्कुल, ये गुलशन इकबाल का इलाका है और सब्जी मंडी जहां पर ये तजावुजात के खिलाफ जो है ऑपरेशन जारी था और इस दौरान जो है 65 साल जो शरीफ रेडी बान वो जो है मुबैना तशद्दुद के बाद जो है वो जहां हो गया, जबकि इंतजामिया का ये कहना है कि ये हार्ट अटैक और दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत वाक़ हो गई, जबकि जो उनके लवाहकीन है उन्होंने सड़क पर लाश रखकर एहतजाज किया और उनका ये कहना है कि जो तशद्दुद के बाद जो है शरीफ की जो है वो मौत वाक़ हुई है। ताहम इस हवाले से जो इंतजामिया उनका ये मौका है, इसको दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत वाक़ हुई है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद है।
जबकि जो इंतजामिया के लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। और रेरी बांध तकरीबन 250 से 300 के करीब जिन्होंने मुल्तान चुंगी ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका मौकफ ये है कि जब ये एहतजाज किया जा रहा था तो उस दौरान रेरी बानों को धक्के दिए गए। जब शरीफ के पास आए तो उस दौरान शरीफ से इनकी जो है मुंह मारी हुई, और उसके बाद जो है इंतजामिया के जो लोग थे उन्होंने इसको थप्पड़ों से जो है मारना शुरू कर दिया और वो जमीन पे गिर गया, जिसके बाद बड़ी इसकी हलाकत। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब मंडी बहाउद्दीन में जमीन के तनाजे पर खून सफेद हो गया। चचा भतीजे का जमीन पर झगड़ा हुआ और चचा की फायरिंग से भतीजा और हमजुल्फ जहां बहक हो गया। फायरिंग से खातून जख्मी हुई जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और फुटेज में मुलजिम को फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। तो ये वाकया पेश आया है मंडी बहाउद्दीन में, जहां जमीन के तनाजे पर खून सफेद हो गया और चचा भतीजे एक दूसरे के खिलाफ हो गए। जमीन पर झगड़ा हुआ, चचा ने फायरिंग की जिसके नतीजे में भतीजा और उसका हमजुल्फ जहां बहक हो गया। फायरिंग से खातून भी जख्मी हुई हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और आप ये फुटेज भी देख सकते हैं जहां पर मुलजिम को देखा जा सकता है फायरिंग करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं चचा और भतीजे के दरमियान जमीन का तनाजा था जहां पर झगड़ा हुआ मंडी बहाउद्दीन में और एक दूसरे के खून के दर पर हो गए। एक खातून भी इस तमाम सारे वाक़े में जख्मी हुई हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फुटेज आप देख रहे हैं जहां पर देखा जा सकता है जहां असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है और चचा और भतीजे के दरमियान ये झगड़ा हुआ। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोइनुल हक हमारे साथ मौजूद है। मोइनुल हक बताएगा, जमीन का तनाजा था, बात इतनी बढ़ गई कि कत्ल तक पहुंच गई। जी, ये मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव कुशहरा खुद का ये वाक़या है जहाँ पे एक जमीन के झगड़े पर चाचा ने बंदूक उठाकर भतीजे को और अपने हमजुल्फ को कत्ल कर दिया, जबकि भतीजे की बीवी को शदीद जख्मी है। पुलिस ने दोनों लाशें उठाकर पोस्टमार्टम के लिए TSU बलकवाल में मुंतकिल कर दी और भतीजे की बीवी शदीद जख्मी हालत में गुजरात रेफर कर दिया गया। ठीक है मोइनुल हक हमारे साथ मौजूद है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे मज़ीद इशूज़ के साथ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। बात करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जिन्होंने आमदन से ज़ायद असासाजात से मुताल्लिक तफ्तीश उनसे जारी है और इस तफ्तीश के दौरान गैर मुल्की प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड पेश करने से उन्होंने माजूरी जाहिर कर दी। वो ये कहते हैं कि जब तक बरतानिया जाने की उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी तब तक मुकम्मल और दुरुस्त रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सकता। नैब की तहकीकाती टीम ने सवाल पूछा कि लंदन में 2005 में जो फ्लैट्स खरीदे गए उससे मुताल्लिक तफसीलात बताएं, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि 14 साल कबल का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है और रिकॉर्ड तलाश करने के लिए वक्त दरकार है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाकिर महमूद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाकिर महमूद अवान, बताइएगा, आज ये कहा गया कि जब तक उन्हें बरतानिया जाने नहीं दिया जाएगा तो वो मुकम्मल और दुरुस्त रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सकते, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से नैब की जानिब से आमदन से ज़ायद असासाजात से मुताल्लिक तफ्तीश की जा रही है और हमारे दराए के मुताबिक और जो पब्लिक न्यूज़ को एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुए हैं उनके अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से, उनका ये कहना है कि जो बैरून मुल्क जायदादें हैं उनकी तफसीलात फराहम करने के लिए उन्हें एक तो मुनासिब वक्त चाहिए और उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि उन्हें बरतानिया तक जाने तक की रसाई दी जाए। ये वाज़ेह तौर पर शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि जब तक वो बरतानिया नहीं जाएंगे और वहाँ पर मौजूद रिकॉर्ड जो है वो लाकर नहीं दे सकते। और इसके हवाले से मुतअद्दिद सवालात किए गए नैब की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से। पहले शाकिर अवान यहाँ पर यही क्लियर कर दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब, एक तो पहले कहा जा रहा था कि बरतानिया जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी कुछ दिनों से तबीयत भी नासाज है, वहाँ पर इलाज भी करवाना चाहते हैं, और फिर क्या वो ये दस्तावेजात और रिकॉर्ड जमा करने के लिए भी जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जो तहरीरी तौर पर शहबाज शरीफ ने अपना जवाब जमा करवाया है नैब की 3 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू, उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिखा है कि जो रिकॉर्ड नैब की जानिब से तलब किया जा रहा है और जो तफसीलात पूछी जा रही है उनकी बैरून मुल्क जायदादों से मुताल्लिक, अकाउंट से मुताल्लिक और बैंक स्टेटमेंट से मुताल्लिक, तो उनका कहना है कि वो तब तक फराहम नहीं कर सकते जब तक वो बरतानिया नहीं जाते। नैब की जानिब से जो मुतअद्दिद सवालात किए गए थे उनमें एक सवाल ये भी था कि 2005 में जो फ्लैट्स खरीदे गए उनके मुतालिक बताया जाए, जिस पर शहबाज शरीफ का ये जवाब था कि 14 साल कबल का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और रिकॉर्ड तलाश करने के लिए उन्हें वक्त दरकार है। तहकीकाती टीम ने एक और सवाल किया था और ये पूछा था
कि जो बरतानिया में मौजूद प्रॉपर्टी है वो किस तरीकाकार से खरीदी गई थी। शहबाज शरीफ कुछ देर सोचते रहे, उसके बाद उन्होंने ये जवाब दिया कि जहां तक उन्हें याद है बरतानिया में जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी वो लॉ फर्म के जरिए खरीदी। मैप ने सवाल किया कि बरतानिया में मौजूद फ्लैट से मुताल्लिक कोई रजिस्ट्री या टाइटल पेपर मौजूद है, तो शहबाज शरीफ ने ये जवाब दिया कि अभी इनके पास कॉपियां मौजूद नहीं है। तहकीकाती टीम ने कहा कि चलें ये बताते हैं कि बरतानिया में मौजूद बैंक अकाउंट्स और बैंक स्टेटमेंट जो है उससे मुताल्लिक कोई तफसीलात दे दें। तो शहबाज शरीफ का ये कहना था कि मेरे पास अभी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो जो मैप रहे हैं उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क 4 जायदादें हैं, उनकी मालियत जो है वो करोड़ों रुपए की है। 2005 से 2007 तो जो उनकी जायदादें हैं उससे मुतालिक रिकॉर्ड जमा करने के लिए ही वो बरतानिया जाना चाहते हैं। शाकिर महमूद अवान, आपने हमें सारे मामले पर अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हेडलाइंस होंगी, दीगर इशूज होंगे, उन पर तबसरे और तज्जिए भी होंगे। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस इन प्रोग्राम पब्लिक न्यूज़।